تعاवन के लिए बहुत शुक्रिया मिस आलम आरा। जल्द हम आपके ब्लड सैंपल्स को टेस्ट के लिए लेबॉरेटरी भिजवा देंगे। उम्मीद है कि आप किसी भी किस्म के नुकसान से महफूज रही होंगी। एसपी इजाज की बात पर वो चुपचाप पलकें चिपकाए उनको देखती रही और उनका ब्लड इसलिए लिया गया था ताकि देख सके कि जितने दिन वो वहाँ कैद रही थी उसे किसी किस्म की मंशियात तो खाने में नहीं दी गई थी। ठीक है सर, हम चलते हैं, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। एसपी ने प्रोफेशनल अंदाज में सिद्दीक साहब से हाथ मिलाया, फिर अलविदाई नज़रों से आलम आरा को देखा और जाने के लिए पलटे। सर, आलम आरा जल्दी से खड़ी होती हुई उनकी पुश्त पर पुकार उठी थी। एसपी इजाज ने पलट कर सवालिया नज़रों से उसको देखा। सर, कल जब आप अफीफ अहमद को पकड़ने जाएं तो कोशिश कीजिएगा कि वो जिंदा न बचे, उसे वहीं गाड़ दीजिएगा। यहाँ उस वक़्त उसने बहुत से लोगों को ज़बरदस्ती रहने पर मजबूर किया हुआ है। वो आंखों में शदीद किस्म का जुनून लिए बोल रही थी। वो पुलिस को सब कुछ बता चुकी थी, खुद पर बीती दास्तान, अफीफ अहमद और उसके साथियों का पता, और वो अंडरवर्ल्ड, अंडरग्राउंड, सुरंग, सब कुछ। इसलिए से वो पूरी तैयारी के साथ पुलिस वहाँ ऑपरेशन करने वाली थी। बस एक बात जो आलम आरा ने छुपाई थी वो अफीफ अहमद और उसका निकाह था। वो पूरे दिल से दुआगो भी थी कि अफीफ मारा जाए और उसके मरते ही वो हर किस्म के फिक्र से आज़ाद हो सकती थी, और उसे पूरी उम्मीद थी कि वो मारा जाएगा और उसका ज़िंदा रहना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। उसे आज़ादी मिले 3 दिन हो चुके थे, मगर उसकी रूह अभी तक अफीफ अहमद की कैद में थी। चाहे नींद में हो या जागते, उसका खौफ आलम आरा को एक पल के लिए चैन नहीं लेने देता था। एसपी इजाज ने मुस्कुराकर देखा और फिर चले गए। उसने मरने की फिक्र छोड़, आप खुद को कुछ सोच लो, क्योंकि हमें तो तुम जीते जी मार चुके हो, तो जिंदा रहने का हक भी तुम्हारा नहीं बनता। आजम के तंज भरे जुमले पर आलम आरा ने कर्ब से आंखें पीछे थी। आजम, अनीसा बेगम ने उसको तंबी अंदाज में पुकारा था। क्या अम्मा, यार आप लोग कर रहे हैं, इसकी बातों में कैसे आ सकते हैं? इसके कारनामे जानने के बाद आपको लगता है कि कोई इसे ज़बरदस्ती उठा कर ले जा सकता है? वो खुद गई थी और अब जब उसने छोड़ दिया तो अगवा का ड्रामा करते हुए वापस आ गया हमदर्दियाँ समेटने। इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आई आपको? वो ऊंची आवाज़ में चीखता बड़ी बेरहमी से आलमारा के किरदार की धज्जियां उड़ा रहा था। वो थक चुकी थी। वो इन 3 दिनों में उसकी एक ही रट सुन सुनकर थक गई थी। और लाउंज के दाखिली दरवाजे पर सिद्दीक साहब एक बार फिर बेटे की बातों पर सर झुकाए खड़े थे, और सहर और अनीसा आजम के गुस्से के आगे बेबस होकर खड़ी थी। कहने को वो बहनों से छोटा था, मगर अब उसका रोब उन पर बाप पर भी ज्यादा था। वो शहर तोड़कर उसके रोब पर आम हालात में भी आड़े आ चुका था। अब खुद पर अफसोस होने लगा था, और पहले दिन इनका क्यों ना मुंह बंद नहीं करवाया था। मजबूत कदमों से चलते हुए वो आजम के मुकाबले आए थे, और उसकी आंखों में झांका तो वो नफरत से चेहरा मोड़ गया था। और उसकी इस सेमेस्टर की फीस अदा कर दी तुमने? 2 उंगलियों से उसका चेहरा अपनी जानब करते हुए सरगोशी नुमा लहजे में पूछने लगी थी। आजम ने नफरत से उसका हाथ झटकते हुए आंखें सकेट कर सवालिया नजरों से उसे देखा। तुम्हारा क्या मसला है? वो बार गुराया था तो आलम आरा तन से हल्का सा मुस्कुराई थी। मेरा ही तो मसला है, बल्कि दर्द सर कहना चाहिए, क्योंकि जब तुम बिना किसी टेंशन के पढ़ाई करके अपनी फीस वक़्त पर अदा करते थे तो तुम्हारे हिस्से की टेंशन मैं लिया करती थी। चाहे तुम्हारी पॉकेट मनी हो या दोस्तों के साथ आउटिंग का बेहिसाब खर्चा, सब मैं देती थी। उसकी आंखों में देखती स्पाट लहजे में बोल रही थी। आदम का चेहरा मारे जिल्लत से सुर्ख पड़ गया था। तो तुम मुझे अब ताना दोगी? हाँ छोटे भाई, मैं तुम्हें ताना दूंगी, बल्कि ये भी कहूंगी कि इस बार खुद मेहनत करके फीस भरना, ताकि साबित कर सको कि तुम असली मर्द हो और तुम्हारी गैरत झूठी नहीं है। इसके सीने पर हाथ मारकर आलम आरा ने जिताते हुए अंदाज में कहा। तो आजम सुर्ख होते हुए निगाहों से उसे घूरता रहा। मैं किसी ऐसे कुत्ते पर हाली हड्डी डालने का भी नुकसान भरा सौदा नहीं करूंगी, जो मुश्किल आने पर मेरी हिफाजत करने और मुझसे वफादारी निभाने के बजाय मुझ पर जोर जोर से भौंके। उसके ये अल्फाज शीशे की तरह आजम के कानों में गए थे। वो लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ बेयकीनी से उसको देखता हुआ पीछे हटा और घर से निकल गया। उसके जाते ही वो भागते हुए अपने कमरे में चली गई थी, और बाकी घर वाले जहाँ खड़े थे भूत की तरह वही जमे रह गए थे। अंदर आलम आरा के जोर जोर से रोने की आवाज़ें इन सब का कलेजा चीर रही थी। कितनी बोर हो गई है आरा तू, चल बस कर दे ना, अब कितना शौक मनाएगी? आजा कुछ खाने बाहर चलते हैं, तबीयत भी फ्रेश हो जाएगी। दानिया ने फूल गुलदस्ते से निकालकर जो आराम आरा के लिए लाई थी गुलदान से सजाते हुए मुड़कर उसे देखा था, जहाँ वो चित बिस्तर पर लेटी गहरी सोच में गुम थी। उसे स्याह शलवार कमीज जेबतन कर रखी थी। स्याह रंग उसे मजीद रोगी बना रहा था, और अगर पहले वाली बात होती तो अब तक वो कमरा इनके फैलाव और इनके जोरदार कहकरों से गूंज रहा होता।
मूड नहीं है, उधीमे लहजे में बोलती हुई रुख पलट गई थी। दानिया मुंह बनाती हुई उसके पास बिस्तर पर गिरने के से अंदाज से लेटी थी। यार ऐसा तो मत कर, तू जानती है ना मेरा तेरे सिवा कोई और दोस्त नहीं है इस बड़ी दुनिया में। वो रो बड़ी आह लेती हुई ड्रामाई अंदाज में बोली तो आलम आरा बेसाहते मुस्कुरा उठी थी। बिना बनाना भी मत, वो उसे परे धकेलते हुए बोली थी। जो हुक्म आपका। दानिया ने सीने पर हाथ धरे सरहम किया था और चंद लम्हे आलम उसे नम आंखों से देखती हुई रही थी और फिर उससे पलटकर लिपट गई थी। क्या हुआ जानी? उसको प्यार से थपकते हुए दानिया ने मुश्किल अपने आंसू अंदर धकेले थे। वो आलम आरा का दर्द समझती थी, इसलिए उसे खुद को मजबूत रखना था। वो इसे हौसला दे सके। यार तुझे नहीं लगता कि हमने अपनी जवानी का एक बड़ा हिस्सा सबको नाराज करने में गुजार दिया है? वो धीमे लहजे में उससे सवाल कर रही थी। ठीक कहती है यार, बहुत बुरा किया हमने खुद के साथ और दूसरों के साथ भी। दानिया उसकी बात से मुत्तफिक होती हुई बोली थी और उसकी आंखें पशेमानी से भरी हुई थी। दिल अपने हर गुनाह का इकरार कर रहा था। यार दानिया, एक बात कहूँ? हाँ बोलना। जैसे हमने अपनी ज़िंदगी के साथ एक गुमराही में गुजारी है, क्या हम मिलकर उसे सुधार नहीं सकते? मैं जानती हूँ गुनाह की लज्जत से बचना मुश्किल है, पर जब इंसान को रब की कुर्बत का लुत्फ नसीब हो जाए तो दुनिया की हर आसाइश फीकी लगने लगती है। वो नाम आंखों के साथ मुस्कुराते हुए बोलती जा रही थी और दानिया चुपचाप उसे सुन रही थी और उसका हाथ अभी भी हौले हौले आलम आरा को थपक रहा था। तो चुप क्यों है? आलम आरा ने उसकी जानिब से खामोशी पार कर बेचैनी से उठना चाहा था, मगर दानिया ने हाथ से जोर देकर उसे रोक दिया था। हंसना मत मुझ पर, कुछ बताना चाहती हूँ। दानिया की आवाज़ में झिझक थी। ओके। आलम आरा ने सर हिला दिया था। जब तो अचानक गायब हो गई थी ना, अल्लाह पाक से रो रो कर तेरे अपने और तेरे गुनाह बख्शवाए थे। कसमें वादा किया था कि मेरी आरा लौट आए और अब कभी इन गुनाह उन गलत कामों की तरफ जानिब कदम नहीं बढ़ाऊंगी। आज 10 दिन से ऊपर हो गए हैं, मैं ना क्लब गई हूँ और ना ही ड्रग्स के लिए गई हूँ। लेती भी कैसे? मैंने उनको उसी रात फेंक दिया था और अब तो लौट आई है, मगर मेरा दिल यहीं अटक गया है। शैतान चाहे जितना भी वसवसे दे दे, वापस पुरानी जिंदगी में ही नहीं लौटना चाहती। वो इतना बोलकर चुप हो गई थी। आलम आरा का दिल खुशी से झूम उठा था और मगर लब दिली मुस्कुरा रहे थे। और तुझे क्या लगता है कि मेरे औरतें अपने गुनाह बख्शवाने में कामयाब है? आलम आरा ने उससे तकल्लुफ भरी खामोशी खत्म करने वाली हाथ सवाल उठाया था। इससे पहले कि दानिया कोई जवाब देती, बाहर से शोर तक कमरे की आवाज बाहर से आई थी। सामने आजम अपना सामान समेटे घर छोड़कर जा रहा था और उसकी मिन्नतें कर रही थी। अनीसा बेगम आलम आरा पर नजर पड़ते ही वो मजीद बिफर गया था, जो सीने पर बाजू लपेटे उसे दुख से देख रही थी। आज जब तक इस घर में है मैं वापस नहीं आऊँगा अम्मा सुनने आप। और वो उसको देखता जोर से चिल्लाया था। और मुझे भी इस घर में कोई मुफ्त खोर नहीं चाहिए। आगे भी आलम आरा थी। आज आजम का जो जिल्लत के एहसास से लरसने लगा था, जबकि माँ बाप ने बेचारगी से अपने बच्चों को लड़ता हुआ देख रहे थे। शहर कान लपेटे किचन में चुपचाप काम कर रही थी। मैं एक एक पाई तुम्हारे मुंह पर दे मारूंगा, समझी तुम? वो चीखा था। बेटा, हिसाब लगाने में ही काफी दिन लग जाएंगे, इसलिए जल्दी जाओ। वो उसे बाहर का रास्ता दिखा रही थी और दानिया ने हंसी छुपाने के हाथ चेहरा झुका लिया था, जबकि अनीसा बेगम अपनी बेटी को घूर रही थी। सदीक साहब की जानिब से किसी का ध्यान नहीं गया था और जो कि अब सीने मसलते हुए सोफे पर बैठ रहे थे। उनका गम तो कोई देख भी नहीं सकता था, क्योंकि ना तो वो उनके पास अल्फाज बयान कर रहे थे और ना ही जा रहे आना अमल से। वो बस खामोश थे और उनकी खामोशी यकीनन बड़ा तूफान लाने वाली थी। आजम तानफन करता हुआ घर से निकल गया था, जबकि अनीसा बेगम उनके पीछे लपकी थी। आलम आरा अपना रुख कमरे की जानिब मोड़ा था कि फर्श पर किसी के गिरने की आवाज़ से चौंक कर मुड़ी तो आगे का मंजर टहला देने वाला था। बाप का नाम पुकारते ही एक चीख उसके हलक से बरामद हुई थी। सिद्दीक साहब जब अपना दिल थामे तकलीफ से तड़प रहे थे। आजम नहीं आया अभी तक। शहर को जो जूस लाते हुए देखकर अनीसा बेगम तड़प कर बोल उठी थी, अम्मी जूस पी लें प्लीज़, इससे भूखे रहने से तबीयत खराब हो जाएगी। शहर ने उनके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए ज़बरदस्ती जूस पिलाना चाहता तो वो बददिली से उसका हाथ पर धकेल गई थी। तुमने आजम को बताया कि उसको बताओ ना, उसका बाप उधर अस्पताल में तड़प रहा है, माँ बहनें अकेली हैं और अलमारा इसकी हालत कैसी है? तबीयत कुछ बेहतर हुई उसकी? उन सवालों पर शहर का दिल भर आया था। सदीक साहब को माइनर हार्ट अटैक आया था और अब उनकी हालत खतरे से बाहर थी, मगर आलमारा की यह हालत सब देखते हुए अच्छी खासी खराब हो चुकी थी। तभी उस 1.5 दिन में बाप को संभालते संभालते वो खुद गिर पड़ी थी। शदीद माइग्रेन ने उसी को सही मानों में घुटनों पर ला बिठाया था और दूसरी तरफ आजम का कोई पता नहीं था। अनीसा बेगम बस उठते बैठते उसी का नाम लेती
थी। अम्मी दानिया ने बताया था कि उसकी आज़म के एक दोस्त से बात हुई है और वो सामने ढूंढ कर ले आएगा। आप फिक्र न करें, बाकी मैंने आलम आरा और दानिया के साथ घर भेज रही हूँ। उसकी तबीयत यहाँ ज़्यादा ख़राब हो रही है, घर जाकर कुछ आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। वो माँ का कंधा थपकती हुई तसल्ली देते हुए बोली थी तो उन्होंने इस बात में सार हिला दिया था। आलम आरा, मुझे ज़िद्दी बच्चों पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए तुम बिल्कुल ज़िद भी नहीं करोगी और चुपचाप घर जाकर आराम करोगी। इज़ दैट क्लियर फॉर यू? सहर ने अब की बार सख्त लहजे में आलम आरा से कहा था, जो मुसलसल घर जाने से इनकार कर रही थी। वो बेचारगी से कभी सहर का तो कभी दानिया का मुंह देखने लगी थी। ओके, पर कल वापस आ जाऊंगी, वो जानते हुए बोली थी। पहले चली तो जाओ। और हाँ दानिया, प्लीज़ इसे अकेला मत छोड़ना। वो आलम आरा को घूर कर फिर दानिया से मुखातिब हुई थी। उसे मुस्कुराकर सर हिला दिया था। मैं देख रही हूँ ज़रूरत से ज़्यादा बुज़िल होती जा रही हो मेरी यारा। सीट बेल्ट लगाते हुए दानिया ने आलम आरा की जानिब देखते हुए, जिसके हाथ हौले हौले लड़स रहे थे, ठीक देख रही हूँ, मैं कमज़ोर पड़ती जा रही हूँ और डरने भी लगी हूँ। एक वक्त था जब बगैर खौफ के रातों को इतना घूमती थी, पर एक दरिंदे की आमद ने मेरा सब कुछ छीन लिया। इसलिए इसके लहजे में अफीफ अहमद के लिए नफरत थी और शदीद नफरत। उसने इतने दिन तुझे पास रखा, नुकसान भी नहीं पहुंचाया, कभी मोहब्बत भी नहीं होगी थी। मोहब्बत तो नहीं होगी थी उससे तुझसे। दानिया का अदमुआ कीड़ा एक बार फिर सेहतयाब हो चुका था। अगर वो ये जान लेती कि आलम आरा इस दरिंदे के निकाह में थी तो गाड़ी इंजन के बजाय दाने की चीखों से पैदा होने वाली एनर्जी पर चलती। मेरा ख्याल है कि मुझे गाड़ी से उतर जाना चाहिए। वो बेजारी से बोलती हुई दरवाज़ा खोलकर उतरने लगी थी कि दानिया ने फौरन से खींचकर उसे वापस अंदर किया था और गाड़ी चला दी। यार, बुरा ही मान जाती है। देखना, मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि सफ़र थोड़ा लंबा है, बोरिंग है, बातों में कट जाएगा। उसका एक्सक्यूज सुनकर आलम आरा ने सिर्फ उसे घूरा और फिर घूरने पर इत्तेफाक किया था। क्या वो बहुत बदसूरत सा था और बहुत खतरनाक था? दाने को सुकून नहीं आ रहा था। आलम आरा ने उस ख्याल पर बेबसी भरी थी और सर्द आह खारिज की थी। नहीं, वो बहुत हैंडसम था। और विंडो स्क्रीन के पार देखती हुई धीरे से बोली थी और दानिया ने आंखें फाड़कर उसे देखा। अगर ओ गर्ल, क्या हुलिया था उसका। दानिया को हमारे तजस्सुस से अब सीट पर बैठना मुश्किल लग रहा था। उसका हुलिया किसी जेंटलमैन जैसा था। आंखें गहरी सब्ज और बाल घुंघरियाले थे। अगर वो मुझे अच्छे हालात में मिला होता तो शायद मैं उससे मोहब्बत कर बैठती। लाजमन सर दर्द की शिद्दत से ही उसका दिमागी निज़ाम बिगड़ गया था और उसके लबों से निकलते हुए अल्फाज दानिया को यही सोच ठीक लगी थी, वरना कल तक तो वो हाथ उठा कर अपने मुजरम के मरने की दुआएं गा रही थी। आज वो कितना हैंडसम और इनकम्प्लीट डिस्क्रिप्शन आलम आरा के मुंह से सुनना दानिया के लिए किसी होपनाक ख्वाब जैसा था, मगर आलम आरा के लिए सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन थी, हॉरेबल डिस्क्रिप्शन। और अब वो विंडो स्क्रीन से बाहर मनाजिर देख रही थी। दानिया ने गर्दन झुकाकर उसे देखा। मेरी ड्रग से छुड़वा कर तूने खुद तो नहीं लेनी स्टार्ट कर दी? दानिया ने डरते डरते पूछा था। आलम आरा ने तब का रुख फेरते हुए उसे घूरा था। वो जल्दी से ड्राइविंग पर फोकस करने लगी थी। चुप कर जा, गाड़ी चला। यस मैम, दानिया ने उसके गुस्से हो जाने पर फर्माबरदारी का मुजाहरा किया था। बाकी सफ़र दौरान खामोशी जारी रही थी। आलम आरा बिल्कुल खामोश किसी सोच में खोई हुई थी, जबकि दानिया उसकी बातों को लेकर उलझन का शिकार हो गई थी। ओ नो, डैड का मैसेज आया है कि गाड़ी जो ही घर के सामने आकर रुकी। दानिया फिक्रमंदी से बोली थी। क्या हुआ? आलम आरा फौरन डर गई। रिलैक्स गर्ल, डैड मुझे कॉल्स कर रहे थे, पता नहीं चला। अब उनका मैसेज देखा। माम की तबीयत ठीक नहीं है और उनको बीपी का इशू रहता है और इस हालत में उनको मेरी सबसे ज़रूरत होती है। वो आलम आरा की हालत की पेश नज़र वजाहत देती हुई बोली थी और उसने सुकून का सांस लिया था। आंटी कैसी हैं आप? ठीक नहीं है, डैड बुला रहे हैं, लेकिन मैं उनको बता देती हूँ। अब तू अकेली जाएगी तो मैं नहीं आ सकती। रुक जा, कोई मसला नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगी। गेट पर गार्ड मौजूद हैं, मेरी फिक्र मत करो। आंटी के पास इनको तेरी ज़रूरत है, वो उसे रोकते हुए बोली थी। पर उस वक़्त तुझे उनसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत है। दानिया ने जोर दिया, मगर आलम आरा ने राज़ी करके छोड़ा था। मेरी फिक्र मत कर, मैं सुबह शाम के अज़कार पढ़ती हूँ तो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। घर पहुँचते ही आंटी की तबीयत के बारे में अपडेट देती रहना। ओके। और दानिया के गले लगती हुई बोली थी। उसने कशमकश की हालत में सर हिला दिया था। वो आलम आरा को यूं तनहा छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, मगर इसकी इसरार पर मजबूरन
जा रही थी। दानिया को रवाना करके वो घर के अंदर चली आई थी। अंदर आते ही तन्हाई और वहशत ने उसके अंदर डेरा डाल दिया था और बाहर गेट पर गार्ड मौजूद था, मगर आलम आरा को न जाने क्यों तसल्ली नहीं हो रही थी। तमाम शैतानी सोचों को झटकती हुई वो आयतल कुर्सी का विर्द करती अपने कमरे में चली आई थी। दिल घबरा रहा था और उसे जोर से दरवाजा बंद कर दिया था और उस पर हाथ रखे चंद लम्हों के लिए सर झुकाए नीचे गहरी सांसें बनने लगती। लगता है बहुत थक गई हो। अपने करीब से आती आवाज पर आलम आरा के वजूद पर सर्द लहर दौड़ गई थी। पुश्त के बाल खड़े हो गए थे। सांस जहां थी वहीं अटक कर रह गई थी। उसका दिल पल भर में भी इतनी तेजी से धड़कने लगा था कि गोया फट जाएगा। बिना बड़े उसका हाथ लाख की जानिब सिरका था। वक्त जाया किया बिना उसके दरवाजा खोलकर भागना चाहा, मगर मुकाबिल इससे पहले तैयार था। एक झटके से उसके कंधों से दबोचे अफीफ ने उसका रुख पलटकर पुश्त दरवाजे से लगाई, इतनी जोर से कि आलम आरा को अपनी रीढ़ की हड्डी टूटती हुई महसूस हुई थी। अफीफ अहमद लौट आया था। वो मरा नहीं था, वो जिंदा था और एक बार फिर उसे जीते जी मारने चला आया था। ये कैसा बदतरीन एहसास था और वो बदकिस्मती से इस एहसास को एक बार फिर से जी रही थी। कैसा लगा मुझसे बच जाओगी, सरगोशी नुमा अंदाज में अपनाए। उसका लहजा किसी जुनूनी आदमी से मेल खा रहा था और वो इतना नज़दीक था कि उसकी सांसों की तपश आलम आरा को झुलसा रही थी। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर मारे खौफ के अल्फाज उसके हल्क में ही रह गए थे। खुश्क होते लब आपस में चिपक गए थे। बस वो आंखें फाड़े बेयकीनी से अफीफ अहमद को अपने सामने अपने कमरे में खड़ा देख रही थी, जिसने उसकी अपनी जारहाना गिरफ्त में दोनों कंधों से दबोच रखा था। तुम्हारी तो बोलती बंद होगी, बट गैस वाट, और मैं तुम्हारी सांसों पर अब पाबंदी लगाने वाला हूँ। तुमने अफीफ अहमद को बर्बाद किया ना, अफीफ अहमद अब तुम्हें बर्बाद करेगा। तुम मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ा दिया और मुझे और मेरे लोगों को बर्बाद किया। क्या लगा था तुम्हें बच जाएगी मुझसे? वो उसे झंझोड़ते हुए घुरा रहा था, पागलपन की इंतहा पर था। जबकि आलम आरा अपने नसीबों पर एक बार फिर से रो रही थी। वो एक बार फिर से बेबस कर दी गई थी। उसे लग रहा था कि ये उसके गुनाह हैं जो अफीफ अहमद की सूरत में इख्तियार किए। एक बार फिर उसको तबाह करने और बर्बाद करने के लिए तैयार थे। अफीफ ने तैश में आकर उसे धक्का दिया तो वो औंधे मुंह बिस्तर पर जा गिरी थी। बिस्तर की चादर मुट्ठी में दबोचते हुए आलम आरा ने दहल कर सर उठाया था। अफीफ को देखा, जिसके तासरात ही उसकी रूह खींच ली थी। नफी में सर हिलाते हुए उसने पीछे खिसकने की कोशिश की थी, मगर अफीफ की आंखों में जुनून सवार था और बेल्ट हाथों में लपेटते हुए उसके कदम नहीं रुके थे। वो उस वक्त शैतानियत को भी पीछे छोड़ रहा था। खुद को बेबस पाकर आलम आरा के लबों से बेसाख्ता दिल सोच चीख बरामद हुई थी और अफीफ अहमद जो उसको बेल्ट मारने के लिए हाथ बुलंद कर रहा था, फौरन आगे बढ़कर उसके मुंह पर हाथ धरे उसकी जीभ को दबाना चाहा, मगर वो बचती बचाती हुई पूरी कुव्वत से चिल्ला रही थी। इसी लम्हे किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया था। आप ही, ये आजम की आवाज़ थी। आलम आरा के मुर्दा होते ही वजूद में जैसे किसी ने जान भर दी थी। आजम, आजम बचाओ मुझे। वो खुद पर हावी होते हुए अफीफ को पूरी तरह से परे धकेल चुकी थी। कुव्वत धकेलती जाती और फिर अफीफ ने उल्टे हाथ का उसके गालों पर थप्पड़ मारा था और पूरी कुव्वत से रसीद किया था। थप्पड़ की शिद्दत इतनी थी कि उसकी बुरी तरह से होंठ फट गया था। होंठ की एक लकीर बहते हुए उसने थोड़ी को रंगने लगी थी। चंद लम्हों के लिए तकलीफ की शिद्दत से उसका दिमाग सुन हो गया था और बेदम होकर बिस्तर पर ढीली पड़ गई थी। अफीफ ने बेयकीनी से उसके हाथ को देखा और जिससे उसके आलम आरा को भी मारा था और फिर उसे जवाबन बेहोश पड़ी थी। उसने पहले वो कुछ कर पाता कि आजम उस खिड़की के अंदर दाखिल हुआ था जिससे अफीफ आलम आरा के कमरे में आया था। हरामजादे, तेरी इतनी जुर्रत! आजम अंदर आते ही भूखा और शेर पर उस पर चिमटा और उस कॉलर से घसीट कर ऊपर दे मारा था और उसकी पुश्त दीवार के साथ टकराते ही दर्द की एक शदीद लहर उठी थी। आजम का हमला बहुत अचानक और शदीद था कि अफीफ को समझने का मौका ही नहीं मिल सका। तेरा खून करके यहीं गाड़ दूंगा। मेरी बहन पर हाथ डाला तूने, वो वैश्यों की तरह से मुक्के पर मुक्के हफीफ के चेहरे पर बरसा रहा था, इतना कि उसके नाक और मुंह से खून बह रहा था, मगर आजम के जुनून को रोकने वाला कोई नहीं था। उसे रुकावट तब मिली जब हफीफ ने अचानक उसका वार रोका और सीने पर हाथ धरे उसको पीछे धकेला था और एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर जड़ गया था। आजम के पुश्त के बल जमीन पर जा गिरा था और नाक से बहती हुई खून की लकीर ने उसके अफीफ में मजीद इजाफा कर दिया था। पहले से ज्यादा पागल होते हुए अफीफ की जानिब लपका था जब भी उसने हाथ उठाए उसको रोका था। तेरी बहन मेरी बीवी है और उस पर जैसी भी नजर डालूं तुझे रोकने का कोई हक हासिल नहीं। निकाह नामा उसके सामने लहराते हुए वो दूसरे हाथ के पुछ से मुंह पूछता हुआ बोला था। आजम के सर पर गोया बम फटा था। फटी फटी नजरों से निकाहनामा उसके हाथ से चपट कर पड़ा और फिर बेयकीनी से चेहरा मोड़कर बहन को देखा जो सबसे बेखबर बेहोश पड़ी थी। वो शायद उसे जाली समझकर इनकार कर देता,
مگر عالم آرا کے سائن دیکھ کر تو کوئی شک کی گنجائش نہیں بچتی تھی۔ وہ عالم آرا کے سائن تھے اور جنہیں دوسرا کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے خود بلایا تھا تجھے۔ وہ بہن کو غضبناک نظر سے گھورتا ہوا افیف سے پوچھ رہا تھا، اس سے بات کرنے کی تمیز نہیں تجھے؟ بڑی بہن، عزت سے نام لے۔ افیف کے اطمینان پر اعظم کا وجود غصے کی زیادتی سے لرزنے لگا تھا۔ بکواس بند کرو اور جو پوچھا ہے بتا، وہ حلق پھاڑ کر چیخا تھا، رومال ہونٹوں پر دبائے ہوں روکتے ہوئے۔ افیف احمد نے بے تاثر نظروں سے اسے چلاتے ہوئے دیکھا تھا اور پھر گویا ہوا تھا، کیوں نہ بلائے گی وہ مجھے؟ مجھ سے بھاگ کر تو گئی تھی، منع کرنے کے باوجود پولیس کو میری خفیہ جگہ کا پتہ دے دیا۔ بیٹا، اس کو اٹھوا کر اس کی مرضی کے خلاف اس سے شادی کی تھی تاکہ میری بندی بن کر چپ چاپ میرے ساتھ رہے، پر یہ تو بڑی ضدی نکلی، بھاگ کر ہی دم لیا۔ وہ افسوس سے بے ہوش پڑی عالم آرا کو دیکھتا بول رہا تھا۔ اعظم بےیقینی سے اس کے لبوں سے برآمد ہوتے ہوئے گھٹیا الفاظ سنتا رہا۔ مطلب اس کی بہن سچی تھی اور اس کی واقعی ہی اغوا کیا گیا تھا، وہ جھوٹی نہیں تھی، اور اس کا مجرم اس کے سامنے کھڑا تھا، نکاح نامہ ہاتھوں میں مٹھیوں میں دبوچتے ہوئے۔ اس نے اپنی قہر آلود نگاہوں سے افیف پر گاڑی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بہن کی خواہش کیا تھی، یہی کہ اس کا مجرم مر جائے۔ وہ اسے کئی بار یہ دعا کرتے ہوئے سن چکا تھا، اور ایک گینگ کے لوگ اٹھا کر لے گئے تھے مجھے۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا، کس لیے؟ چائلڈ لیبر کے لیے، اور چھوٹی موٹی سمگلنگ بھی کرواتے تھے۔ وہ سر جھکائے اس کو جواب دے رہا تھا، اور تم نے ابھی بادشاہ بن کر سمگلنگ کو اپنا دھندا بنا لیا ہے نا؟ اس کے سوال پر ایک اور سوال لاجواب کر کے رہ گیا تھا۔ کبھی سوچا تو نہیں ہوگا کہ وہی نشہ جو تم لوگوں کو دیتے ہو تمہاری ہی بربادی کی وجہ بن جائے گا؟ اس کی بات سن کر افیف کے دماغ پر یکدم بہت سی سوچیں حاوی ہوئی تھی۔ عالم آرا، اسے نشہ دے کر بے ہوش کرنا، جیری کا اسے ہوش دلانا، اور پھر جلد بازی میں ان سب لوگوں سمیت اندھیر نگر کو چھوڑ کر بھاگنا، واقعی وہ غلط تو نہیں تھا۔ افیف احمد کی بربادی کی وجہ وہ نشہ ہی تھا جو لوگوں کو بیچا کرتا تھا۔ تمہاری بہن کی قاتل کے ساتھ کیا کیا تم نے؟ اس کے ایک ایک سوال پر افیف نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اور عالم آرا ایسے سوال کی توقع اس نے ہرگز نہیں کی تھی۔ اسے کیا دیکھ رہے ہو؟ میں جانتی ہوں تم سو نہیں رہے تھے، بلکہ ابا اور اماں میری باتیں کر رہے تھے۔ وہ آنکھوں میں اترتی ہوئی لالی اور نمی سے نظریں چراتی بولی تھی، بے دردی سے قتل کیا اور اس کی لاش کے ٹکڑے کیے اور مختلف گٹروں میں بہا دیے تاکہ کبھی اسے عزت دار قبر نصیب نہ ہو، اور جیسے اس نے میری بہن کو مرنے کے بعد رسوا کیا تھا۔ وہ اتنی بے رحمی سے بولا تھا کہ عالم آرا کی دھڑکنیں مارے خوف کے بے تحاشا تیز ہوئی تھی۔ چند لمحے اس کی نگاہیں یوں ہی آپس میں الجھ رہی اور کمرے کے سکوت کو اتنی تیز سانسوں کی آواز متاثر کر رہی تھی۔ اس رات وہ شخص کون تھا جس کا قتل کیا تم نے؟ عالم آرا غیر محسوس انداز میں ذرا پیچھے کو کھسکی، جیسے اسے ڈر تھا کہ افیف اسے یہیں مار نہ دے۔ اس وحشی درندے نے ایک 3 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کی تھی، اور اس کے علاوہ وہ کئی بے گناہوں کے قتل میں ملوث تھا۔ قانون اسے اس کی جگہ پر نہیں پہنچا رہا تھا تو میں نے پہنچا دیا۔ وہ یوں بولا جیسے کسی انسان کو نہیں، کسی کیڑے مکوڑے کو مارنے کی بات کر رہا ہو۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے تم بہت انصاف پسند ہو؟ کبھی کسی غریب کے ساتھ ظلم نہیں کیا، کسی کو ناحق نہیں مارا۔ وطن سے بولی تھی تو افیف سر جھٹک کر آسودگی سے مسکرائے۔ اس بات کی تو میں تمہیں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ میں نے کبھی کسی کو ناحق نہیں مارا۔ جب بھی قتل کیا تو کسی ظالم کو، یا جس پر سزائے موت لازم ہو چکی تھی، مگر ہمارا گھٹیا قانون اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ رہی بات غریب پر ظلم کرنے کی، تو اندھیر نگر میں جتنے غریب رہتے ہیں میں ان کا ایفی بادشاہ تھا۔ کیا تم نے کبھی ان کے منہ سے میری برائی سنی؟ وہ نرمی سے مسکراتا وہ اسے پوچھ رہا تھا۔ عالم آرا چپ چاپ اسے دیکھتی رہی، مگر اعتراف آج بھی نہیں کیا تھا۔ چاہے اسے کوئی افیف احمد کتنی ہی نیکیاں گنوائے، وہ کبھی اس کی زیادتیاں نہیں بھول سکتی جو عالم آرا کے ساتھ ایک ظالم اور سفاک تھا، اور یہی حقیقت تھی۔ مگر عالم آرا معاشرے اور اپنوں کے آگے ہار گئی تھی اور خود کو ثابت نہیں کر سکی۔ ارے کیا ارادہ ہے تمہارا؟ وہ نہ جانے کیوں اس سے اتنے سوال کر رہی تھی، اور خود بھی نہیں جان پائی تھی۔ سب کچھ چھوڑ کر صرف تمہارے ساتھ رہنا ہے، اور اس کی آواز جذبات کے شور سے اونچی ہوئی تھی۔ عالم آرا نے بے ساختہ کھنکار کر گلا صاف کیا تھا، اور اسے لگا تھا کہ وہ بے حس بن کر جیے گی، مگر یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ انسان مر جاتا ہے، مگر اس کے پیچھے چھوڑے جذبات کسی نہ کسی طرح زندہ رہ جاتے ہیں، کبھی اس سے جڑے لوگوں میں پنپ کر، تو کبھی اس کی یادوں میں۔ کیا تمہارے لیے یہ سب چھوڑنا اتنا آسان ہوگا؟ وہ اسے جانتی نظروں سے دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ جس دن صدیق انکل سے بچھڑا تھا تب زبردستی جرم کی دنیا میں بھیج دیا گیا تھا، لیکن خود سے وعدہ کیا تھا کہ جس دن ان سے دوبارہ ملوں گا تو ان کا ہاتھ تھام کر اسی راستے چلوں گا جس راستے وہ مجھے اس رات لے جانا چاہ رہے تھے۔ افیف احمد جیسا بندہ تو اتنا ایموشنل ہو سکتا تھا؟ عالم آرا ٹھنڈی سانس خارج کی تھی۔ اور تمہارے لوگ اور وہ 2 لڑکے پولیس کو کیسے ہینڈل کرو گے؟ میرے لوگ میرے کام میں ملوث نہیں تھے اور وہ محفوظ ہیں۔ رہی بات پولیس کی تو سوائے تمہارے
कोई मुझे मुजरम के तौर पर नहीं जानता। उसके इत्मीनान पर आलम आरा को अपनी बेबसी पर गुस्सा आने लगा। काश वो उसे पुलिस के हवाले कर सकती। इतने सालों बाद भी अब्बा को कैसे पहचान लिया तुमने? उन्होंने तो तुम्हें इन आंखों से पक्का पहचाना होगा। वो अंदाजा लगाती हुई बोली तो अफीफ ने सर हिलाकर उसकी बात की तायद की थी। गॉड गिफ्टेड टैलेंट का तो सुना होगा ना तुमने। मेरा टैलेंट यह है कि किसी भी चीज़ को एक बार देख लूँ तो दोबारा नहीं बोलता, चाहे कितने सालों बाद क्यों ना देखूं। ओह ग्रेट, फिर तो अगर तुम्हें स्कूल डाला जाता तो तुम तो पढ़ना ना बनता, मगर अफसोस तुम जराइम में टॉप करने लग जाते। तो तमस्खर लहजे में बोलती कंफर्ट ओढ़ कर सोने के लिए लेट गई थी। अफीफा में चुपचाप उसे करवट बदल कर सोते हुए देख रहा था। और सुबह जब आलम आरा की आंख खुली तो उसके पैरों में सो रहा था। अफीफ अहमद से ही मानो में उसे पागल करने को था।